नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 14 अगस्त 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आइए सत्र को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। यह आपको एकदम पता चल चुका है कि नॉलेज सीरीज चल रही है और प्रत्येक शनिवार और रविवार को होती है। तो दोस्तों, आज रविवार को बौद्धिक संपदा अधिकार यह टॉपिक है। इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लीजिए। और दोस्तों, अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब बढ़ते हैं आज के सत्र के विषय की ओर। तो पहला जो टॉपिक है डिजिटल लैंडिंग, तो इस पर आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है। वह क्यों जारी की है, इसकी क्या आवश्यकता थी, इन सब बातों की जिक्र करेंगे। दोस्तों, दूसरा है क्या तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के मानदंडों का उल्लंघन हुआ है। तो हम तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करेंगे, जिस पर कैग की रिपोर्ट आई है। तो यह कैग, जिसको आप लोग को पता ही है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस हफ्ते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की कि क्या भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम सफल रहे हैं। तो इसमें 2015 से लेकर के 2020 से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के ऑडिट का अवलोकन है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि समुद्र तट के संरक्षण पर केंद्र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे और कहां कहां कौन सा भाग अनदेखा रह गया, तो इस रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा एयरलाइंस को क्यों साझा करना होगा पीएनआर डेटा। तो दोस्तों, पीएनआर डेटा, इसके बारे में आपको पता ही होगा कि पीएनआर डेटा क्या होता है। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के बारे में जानकारी चाहने वाले सीमा शुल्क के पेशेवरों का मतलब क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, इसमें इसकी क्या प्रक्रिया है। चूंकि एयरलाइंस को अपनी अभी खासकर वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियमन 2022 आया है। इसमें एयरलाइंस को अनिवार्य रूप से आने वाली उड़ानों पर सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से भारत से सीमा शुल्क विभाग में प्रवेश करना, प्रस्थान करना और अपना कब आपने टिकट लिया, इन सब को यानी 24 घंटे के अंदर बताना होगा। तो इन सब बातों का जिक्र इसके अंतर्गत करेंगे। क्या इससे निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा जूनोटिक रोगों से क्या खतरा है। दोस्तों, जूनोटिक रोग है क्या? क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना नामक महामारी अभी भी समाप्त नहीं हुई है। और कोरोना नामक महामारी समाप्त नहीं हुई है, उसके बाद मंकी पॉक्स आया और अब यह नया जो आया है वायरस, चीन में फिर से यह जूनोटिक वायरस की पहचान हुई है और इसका नाम रखा गया है लैंगिया। तो यह लैंगिया क्या है, जूनोटिक रोग क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या मानव से मानव में यह ट्रांसफर हो सकता है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और पांचवा टॉपिक होगा कोलंबो ने चीनी पोत के आगमन को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं कि कूटनीतिक पहल में देखा जाए तो चीन सक्सेस रहा, चूंकि भारत लगातार इसका विरोध कर रहा था कि यह पोत यहां पर नहीं रुकना चाहिए। अंत में श्रीलंका ने इसको चीन को मंजूरी दे दी। तो कहीं ना कहीं यह भारत की कह सकते हैं कि कूटनीतिक पहल में कुछ कमी रह गई। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि भारत के लिए क्या चिंता है और ऐसे में श्रीलंका किस प्रकार चीन और भारत के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करेगा। यानी कोलंबो ऐसा कोशिश करे कि भारत से भी संबंध उसके अच्छे रहे और चीन से भी रहे। तो वह यहाँ पर कौन सी नीति अपनाएगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और खासकर इस पोत के आने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है, इन चिंताओं की भी चर्चा करेंगे। हालांकि श्रीलंका ने कहा कि भारत और अमेरिका जैसे देश इस पर कोई ठोस कारण नहीं दे सके, यही कारण है कि हमने इस आगमन को मंजूरी दी। जबकि भारत ने यह दावा किया था, तो ऐसे में चीन पर
श्रीलंका ने रोक लगा दिया था, लेकिन फिर बाद में चीन ने अपनी कूटनीतिक पहल की और जिसकी वजह से श्रीलंका ने फिर से अनुमति दे दी। तो इन सब बातों का जिक्र करेंगे और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो पहला टॉपिक है पृष्ठ संख्या 18 पर। इसको अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकता है कि आरबीआई की नई गाइडलाइन जारी की गई है डिजिटल लेंडिंग पर, यानी इसे कहते हैं डिजिटल उधार। तो दोस्तों, भारत में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल लेंडिंग से जुड़े धोखाधड़ी और गैर कानूनी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इसको लेकर नए नॉर्म्स जारी किए हैं। तो डिजिटल लेंडिंग को लेकर जारी किए गए नए गाइडलाइन में आरबीआई ग्राहकों के हितों का विशेष ख्याल रख रही है। तो आरबीआई के इस नई गाइडलाइन के मुताबिक अब सिर्फ रेगुलेटेड कंपनियां या संस्थाएं ही ग्राहकों को डिजिटल लेन देन के लिए योग्य होंगी। साथ ही लोन की सारी जानकारी क्रेडिट इन्फो कंपनियों को देनी होगी। इसके अलावा डिजिटल लेंडिंग कंपनियां या संस्थाओं को लोन देते समय ग्राहकों को बाकी सभी तरह के खर्च की जानकारी भी साथ में ही देनी होगी। तो दोस्तों, यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देश में डिजिटल लेंडिंग से जुड़े फ्रॉड चूंकि तेजी से बढ़ रहे हैं, यही कारण है कि आरबीआई ने यह नई गाइडलाइन जारी की है। तो नियामक ढांचे की क्या आवश्यकता थी? तो यही कारण, चूंकि कह सकते हैं कि गोपनीयता के उल्लंघन, अनुचित व्यावसायिक आचरण, अत्यधिक ब्याज दरों पर शुल्क लगाने, अनैतिक वसूली प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई ने यह गाइडलाइन जारी की है। तो दोस्तों, यह नए नियम क्या हैं? तो दोस्तों, मौजूदा जो कह सकते हैं कि गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी ग्राहक द्वारा दर्ज की गई किसी शिकायत का समाधान 30 दिनों के अधिकतम अवधि के भीतर नहीं किया गया, तो वह रिजर्व बैंक के एकीकृत लोकपाल योजना 7 के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। दोस्तों, ग्राहकों द्वारा दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों को निपटाने की अच्छी व्यवस्था रखनी होगी। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में यह भी कहा है कि कोई भी डिजिटल लेंडिंग कंपनी या संस्था ग्राहक की मर्जी के बगैर लोन नहीं बांट सकेगी। आरबीआई के अनुसार कंपनियों को लोन देने में कई तरह के मानक पूरे करने होंगे। दोस्तों, कंपनियों को लोन एप्लीकेशन के समय ही कस्टमर को सभी तरह के शुल्क की जानकारी देनी होगी। आरबीआई ने यह भी कहा है डिजिटल लोन देने वाली कंपनी ग्राहक की मर्जी के बगैर लोन की सीमा नहीं बढ़ा सकती। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक ग्राहकों की निजी जानकारी से जुड़े सभी डेटा की सुरक्षा जिम्मेदारी भी लेंडर की होगी। इसके साथ ही कोई भी डिजिटल लेंडिंग कंपनी का संस्था ग्राहकों को निजी जानकारी को खुद स्टोर नहीं करेंगे और कर्ज के सभी भुगतान और रीपेमेंट का लेन देन सिर्फ कर्ज लेने वाले और रेगुलेटेड वित्तीय इकाई के बैंक खातों के बीच ही होनी चाहिए। इसे किसी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी थर्ड पार्टी के पूल अकाउंट के माध्यम से दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। आरबीआई की नई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि डिजिटल लेंडिंग एप्स अगर किसी तरह की फीस लेते हैं तो उसका भुगतान कर्ज देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान को करना होगा। ऐसी किसी भी फीस का बोझ कर्ज लेने वालों पर नहीं डाला जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि डिजिटल लेंडिंग एप्स के जरिए सिर्फ वही डेटा कलेक्ट किया जाना चाहिए जो जरूरी हो और उसका ऑडिट ट्रेल भी स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा डेटा कलेक्शन के लिए कर्ज लेने वाली स्वीकृति भी पहले से ही लेनी होगी। तो इसमें यही देखा जा रहा है कि उद्योग के लिए इसके लिए दृष्टिकोण क्या है, क्या आउटलुक है। तो वर्तमान में डिजिटल लेंडिंग का हिस्सा छोटा हो सकता है, लेकिन उनकी मापनीयता को देखते हुए वे जल्द ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं। तो क्रिसिल के एक महत्वपूर्ण अधिकारी ने बताया है कि यह देखना होगा कि नए नियमों के आलोक में डिजिटल ऋणदाता अपने ऑपरेटिंग मॉडल में किस तरह के बदलाव करते हैं या उनके द्वारा ली जाने वाली फीस को कैसे प्रभावित करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए यह गाइडलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि इससे पहले जो समस्याएं हुआ करती थी कि किस्त समय पर नहीं भरने पर लोन ऐप्स कई गुना पेनाल्टी चार्ज करते थे, इंस्टेंट लोन ऐप्स से ऋण लेने पर क्रेडिट स्कोर बुरी तरह से प्रभावित होता था। दोस्तों, कई बार ऐप्स लोन देने से पहले ही भारी भरकम टैक्स और चार्जेस काट लिया जाता था। तो इन सब पर नियंत्रण स्थापित होगा। बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, पृष्ठ संख्या 18 पर ही इसको पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से जोड़ सकते हैं और यह टॉपिक है क्या तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के मानदंडों का उल्लंघन हुआ है। तो यह कैग की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर
क्या ऐसा हुआ है? तो कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, तो केंद्र और राज्यों द्वारा अपनाई जा रही संरक्षण प्रक्रिया के ऑडिट में उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यह हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट पेश की कि क्या भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम सफल रहे हैं। तो सीएजी अक्सर सरकारी कार्यक्रमों और मंत्रालयों के प्रदर्शन ऑडिट करता है, और यह नवीनतम रिपोर्ट 2015 से 20 से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के एक ऑडिट के अवलोकन शामिल है। तो दोस्तों, समुद्र तट के संरक्षण पर केंद्र के क्या दायित्व हैं? तो दोस्तों, सरकार ने विशेष रूप से निर्माण के संबंध में भारत के तटों पर गतिविधियों को विनियमित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचना जारी की है, और तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 बुनियादी ढांचा गतिविधियों के प्रबंधन और उन्हें विनियमित करने के लिए तटीय क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है। दोस्तों, सीआरजेड अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु 3 निकाय इसमें जिम्मेदार हैं। केंद्र में राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, और प्रत्येक तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्य केंद्र शासित प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, और तीसरा है प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समितियां जिसमें तटीय क्षेत्र हैं और जहां सीआरजेड अधिसूचना लागू है। तो कैग ने इसमें यही देखा कि एमओईएफ एवं सीसी ने एनसीजेडएमए को एक स्थायी निकाय के रूप में अधिसूचित नहीं किया है, और इसे हर कुछ वर्षों में पुनर्गठित किया जाता है। परिभाषित सदस्यता के अभाव में यह तदर्थ निकाय के रूप में कार्य कर रहा था। इसके अलावा एनसीजेडएमए, जिसे केंद्रीय राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण कहते हैं, की संरचना वर्षों से एक समान नहीं थी। ऐसे उदाहरण पाए गए कि जहां विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों ने मंजूरी दी, हालांकि परियोजना पर विचार विमर्श के दौरान डोमेन विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे। साथ ही ऐसे मामलों में नोट किए गए जहां विचार विमर्श के दौरान ईएसी के सदस्य कुल संख्या के आधे से भी कम थे, क्योंकि ईएसी सदस्यों के लिए कोई निश्चित कोरम नहीं था। ईएसी का मतलब क्या हुआ? विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां। दोस्तों, कर्नाटक राज्य में एससीजेडएमए का पुनर्गठन ही नहीं किया गया। गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में पुनर्गठन में भी विलंब हुआ। इस तरह से एससीजेडएमए ने कोरम की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना बैठक की, और संबंधित हितधारक निकायों के प्रतिनिधित्व की भी कमी थी। कई राज्यों में राज्य केंद्र शासित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे एससीजेडएमए कहते हैं, के पास अपना जनादेश का पालन करने के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति ही नहीं थी। इसी तरह से तमिलनाडु के डीएलसी में यानी जिला स्तरीय समितियों में स्थानीय पारंपरिक समुदायों की भागीदारी का अभाव था। आंध्र प्रदेश में डीएलसी की स्थापना ही नहीं की गई थी। गोवा में डीएलसी का गठन 6 साल के विलंब के पश्चात किया गया था। मार्च 2021 तक कर्नाटक के 2 तटीय जिलों में डीएलसी का पुनर्गठन किया जाना शेष है। तो दोस्तों, इस तरह से यह रिपोर्ट यही बता रही है कि काफी कुछ कमियां रह गई हैं। सीएजी ने यह ऑडिट क्यों किया? क्योंकि उसके पास सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यक्रमों की जांच और रिपोर्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और दोस्तों, मीडिया द्वारा अवैध निर्माण गतिविधियों और स्थानीय निकायों, उद्योगों, जलीय कृषि फार्मों से अपशिष्ट निर्वहन की घटनाओं की सूचना दी गई थी। इसने विस्तृत जांच करने के लिए इसे प्रेरित किया, और यही कारण है कि कैग ने यह सारी रिपोर्ट बताई। दोस्तों, मन्नार द्वीप समूह की खाड़ी के संरक्षण के लिए तमिलनाडु के पास कोई रणनीति नहीं थी, और इस तरह से मन्नार द्वीप समूह की खाड़ी में जीवित प्रवाल आवरण की गंभीर कमी और गिरावट के बावजूद तमिलनाडु के वन विभाग द्वारा आक्रमणशील प्रजातियों की वृद्धि को कम करने के लिए कोई भी कार्यनीति तैयार नहीं की गई थी। तो यह मन्नार की खाड़ी कहाँ है? यहाँ पर है। आप मानचित्र के आधार पर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो गोवा में प्रवाल भित्तियों के लिए निगरानी प्रणाली की अनुपस्थिति और कछुओं की नेस्टिंग साइट के प्रबंधन योजना तैयार न करने जैसे मामले पाए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह
गोवा क्षेत्र है, यह वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है और यहाँ देख सकते हैं यहाँ के प्रवालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे उदाहरण थे जहां गोवा के तटीय रेत के टीलों के क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास जैसी निषिद्ध गतिविधियां पाई गई थी। गोवा और गुजरात के मैंग्रोव के संरक्षण के प्रयासों में अंतराल पाया गया। ऐसे उदाहरण पाए गए कि जहां सीवेज उपचार संयंत्र या तो पूरी तरह से अनुपस्थित थे या बिना किसी निगरानी के सक्रिय थे, जिसमें तटीय जल में हानिकारक अपशिष्ट का निर्वहन हुआ था। इसी तरह से गुजरात में कच्छ की खाड़ी में, यहां पर आप देख सकते हैं गुजरात की कच्छ की खाड़ी में जड़त्वीय क्षेत्र की मिट्टी और पानी के भौतिक रासायनिक मापदंडों का अध्ययन करने के लिए खरीदे गए उपकरणों का प्रयोग ही नहीं किया गया था। दोस्तों इसी तरह से उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में गाहिर माथा सुना होगा अभ्यारण्य में समुद्री गश्त ही नहीं हुई। 2016 में निर्मित उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के दंगमल के में एक शोध प्रयोगशाला को अभी तक चालू नहीं किया गया। कैग ने यह भी पाया कि एनसीजेडएमए से संबंधित सूचना का प्रसार करने के लिए कोई वेबसाइट नहीं थी, जो प्राधिकरण की अनिवार्य आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन है। तो दोस्तों इसमें यही है कि इन रिपोर्टों को संसद की स्थायी समितियों के समक्ष रखा जाता है, जो उन निष्कर्षों और सिफारिशों का चयन करती हैं जिन्हें वे जनहित के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। उन पर सुनवाई की भी व्यवस्था होती है और इस मामले में पर्यावरण मंत्रालय से यही अपेक्षा की जाती है कि वह कैग द्वारा बताई गई चूकों की व्याख्या करे और इस पर क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। तो यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, वाई विल एयरलाइन हैव टू शेयर पीएनआर डेटा। दोस्तों यह भी पृष्ठ संख्या 18 पर, इसको अंतरराष्ट्रीय संबंध से ही जोड़ सकते हैं। एयरलाइंस को क्यों साझा करना होगा पीएनआर डेटा? तो दोस्तों इससे क्या होगा कि सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाएगा कि जो लोग देश से बाहर चले जाते हैं, वापस आते नहीं हैं, उनके बारे में यह जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के बारे में जानकारी चाहने वाले सीमा शुल्क विभाग से क्या फायदे और नुकसान हैं, यह प्रक्रिया कैसे काम करेगी, तो आइए देखते हैं। तो इसमें यही है कि 8 अगस्त को वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियमन 2022 को अधिसूचित करते हुए विमानन कंपनियों को इसका अनुपालन करने को कहा है। और इस विनियमन का उद्देश्य यह है कि यात्रियों को जोखिम विश्लेषण करना है ताकि आर्थिक और अन्य अपराधियों को भागने से रोका जा सके। तो दोस्तों यह जो विनियमन 2022 है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले जैसे नशीले पदार्थों, सोने, हथियारों और गोला बारूद की तस्करी पर यह नियंत्रण कर सकता है और इसके साथ ही इस प्रावधान से तस्करी जैसे किसी भी अवैध व्यापार की जांच करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इसकी प्रक्रिया क्या है? तो इस अधिसूचना के मुताबिक प्रत्येक विमान परिचालक यात्रियों के नाम एवं उनके अन्य रिकॉर्ड जानकारी सीमा शुल्क विभाग को देना होगा। इसमें पीएनआर, आरक्षण की तारीख, यात्रा की तारीख, क्रेडिट कार्ड नंबर, सीट की जानकारी के साथ साथ पीएनआर में बदलाव जैसे विवरण शामिल हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे सीबीआईसी कहते हैं, जोखिम विश्लेषण के लिए यात्री जानकारी एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र यात्री डेटाबेस भी स्थापित करेगा और इस तरह के डेटा को अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों या भारत के सरकारी विभागों या किसी अन्य देश द्वारा भी मांगा जा सकता है और इस जानकारी को प्रस्थान से कम 24 घंटे पहले साझा करना होगा और अनुपालन करने में विफलता के लिए, गैर अनुपालन के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए कम से कम 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार ने इस तरह की व्यवस्था को जरूरी करने के पीछे कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन विश्लेषकों ने यही कहा है कि यह प्रावधान बैंक को कर्ज न चुकाने वाले कर्जदार को देश छोड़कर भागने से रोकना है। सरकार खुद संसद में कह चुकी है कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे कुल 38 आर्थिक अपराधी पिछले 5 वर्षों में देश से भाग चुके हैं। तो दोस्तों एयरलाइंस द्वारा इसे कैसे प्राप्त किया गया? तो यात्री डेटा के आदान प्रदान की अनुमति देने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन का प्रस्ताव वित्त विधेयक 2017 के 5 साल बाद आया है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो विश्व स्तर पर 290 एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ट्रेड एसोसिएशन है, इसका कहना है कि सीबीआईसी द्वारा पीएनआर नियमों की अधिसूचना का स्वागत करता है, जिससे भारत के लिए पीएनआर डेटा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक उचित कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। दोस्तों यह भारत ही नहीं, विश्व के 60 देशों में इस तरह की व्यवस्था है
इससे पहले अप्रवासन ब्यूरो ने विदेशियों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2008 में एक संशोधन के बाद एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत यात्री विवरण एकत्र किया करता था और इससे विदेशियों से संबंधित डेटा एकत्र करने की अनुमति दी, लेकिन देश के अंदर एवं बाहर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों का इसमें नहीं था। तो दोस्तों इस तरह से यह कह सकते हैं कि यह एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एयरलाइन के प्रस्थान नियंत्रण प्रणाली में निहित है और जब यात्री हवाई अड्डे पर चेक इन करते हैं और उड़ान प्रस्थान से 15 मिनट पहले गंतव्य देश में विवरण स्थानांतरित करते हैं तो यह डेटा कैप्चर करता है। तो दोस्तों क्या इससे यात्रियों की निजता का क्या होगा? कहीं उनकी निजता का अधिकार का हनन तो नहीं होगा? तो इसमें सीबीआईसी का कहना है कि एयरलाइनों और सीमा शुल्क प्रणालियों के बीच डेटा विनिमय के लिए प्रारूप एक मानक इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रारूप है जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और IATA द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया गया है। और दोस्तों इस तरह के डेटा को अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए रखा जाएगा। इसके बाद इसे डीपर्सनलाइजेशन या एनोनिमाइजेशन द्वारा निपटाया जाएगा, लेकिन निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी पहचान योग्य मामले, खतरे या जोखिम के संबंध में उपयोग किए जाने पर पुनः व्यक्तिकृत और अनमास्क यानी इसको फिर से खोला जा सकता है। तो सीबीआईसी का यही कहना है कि कुछ यात्रियों को चुनने के बजाय सभी पर डेटा एकत्र करना एक अनिर्धारित जोखिम विश्लेषण करने के लिए समस्याग्रस्त है। तो इस तरह से डीपर्सनलाइजेशन डेटा 2 आधारों पर चिंता का एक बड़ा क्षेत्र है। यह गुमनामी के प्रकार के बारे में सवाल उठाता है जिसे आसानी से उलट किया जा सकता है। दूसरा, गुमनामी को समाप्त करने की अनुमति के लिए एक उच्च अवरोध की आवश्यकता है और केवल बहुत गंभीर आधार पर ही किया जाना है। इसके अलावा यह सब तब हो रहा है जब डेटा सुरक्षा कानून पर कोई दृष्टि नहीं है और डेटा का उल्लंघन होने पर यात्रियों का क्या होता है। क्योंकि अभी दिसंबर 2019 में लोकसभा में पेश किए गए जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसे भी वापस ले लिया गया है। तो ऐसे में इन यात्रियों का क्या होगा? हालांकि सरकार ने उन्हें पूरी तरह से यह दिलाया है कि उनकी निजता का उल्लंघन नहीं होगा। अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 18 पर ही, इसको स्वास्थ्य से जोड़ सकते हैं। जूनोटिक रोगों से क्या खतरा है? तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह चित्र दिख रहा है लंगिया वायरस इस समय, यानी कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद लंगिया वायरस आ गया है। क्या इससे पूरे यह विश्व को यह परेशानी हो सकती है? तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो अगस्त में यानी अभी हाल ही में चीन में यह पाया गया है, यानी चीन में जूनोटिक लैंगिया वायरस पाया गया। ताइवान के रोग नियंत्रण केंद्र ने कहा है कि अब तक 35 लोगों को वायरस से संक्रमित पाया गया है। तो टाइपे टाइम्स के मुताबिक लैंगिया हैनिपा वायरस जो कि चीन के शेंडोंग और हेनान प्रांतों में पाया गया है और जानवरों से यह मनुष्यों में फैल रहा है। तो दोस्तों इस नए वायरस का नाम हैनिपा वायरस या लैंगिया वायरस है और यह वायरस जानवर से फैला है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि शेंडोंग और हेनान प्रांत में 35 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। तो यह लैंगिया वायरस जूनोसिस नामक एक प्रक्रिया में वायरस जानवरों से मनुष्यों में आ गया था और वैज्ञानिकों ने 200 से अधिक छछूंदर में LAY, इसे लेवी वायरल कह रहे हैं, लैंगिया वायरस वायरल आरएनए पाया जो संकेत देता है कि ये वायरस का प्राकृतिक भंडार हो सकते हैं। द गार्जियन के अनुसार 2% घरेलू बकरियों और 5% कुत्तों में भी यह वायरस का पता चला है। दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं कि जूनोटिक वायरस लैंगिया वायरस के जो लक्षण हैं, बुखार, थकान, खांसी, सिर दर्द, उल्टी, खांसी, भूख कम लगना, मांसपेशियों में परेशानी, मतली जैसे लक्षण मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों के सफेद रक्त की कणिकाओं में कमी भी देखी गई है जिससे प्लेटलेट गिनती कम होने की संभावना है। तो क्या यह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को संक्रमित कर सकता है? तो दोस्तों ताइवान के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस ट्रांसमिशन यह है या नहीं। तो अभी इसका पता लगाया जाना बाकी है। और दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इसमें 3/4 मृत्यु, यानी अगर यह गंभीर रूप ले लेता है तो 3/4 मृत्यु होने की संभावना है। तो दोस्तों इसमें हालांकि शोधकर्ताओं ने ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस ट्रांसमिशन से इनकार नहीं किया है। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि यह क्या भविष्य में चिंता का कारण बन सकता है? तो दोस्तों वैज्ञानिकों का यही कहना है कि इस बारे में चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार निगरानी जरूरी होगी। सामान्य तौर पर उभरते हुए वायरस के लिए मनुष्यों और जानवरों को नियमित रूप से परीक्षण करना जूनोटिक रोगों के जोखिम को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से अभी इस पर जांच चल रही है। दोस्तों जूनोटिक डिजीज
क्या होती है? तो मनुष्यों को कई तरह से लाभान्वित करने वाले पशु कभी-कभी हानिकारक जर्म भी अपने साथ कैरी करने लगते हैं और इस तरह से पशुओं के द्वारा यह जर्म मनुष्यों तक जाता है। तो पशुओं से यह मनुष्यों में ट्रांसफर होता है, उसी को हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। इसमें जूनोटिक डिजीज वायरस में बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगल इन्फेक्शन से भी यह फैल सकता है और यह जर्म मनुष्यों और पशुओं में कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकते हैं और यह बीमारी माइल्ड से लेकर सीरियस तक, यहां तक कि मौत के भी कारण बन सकते हैं, जैसा कि कोरोना को भी जूनोटिक डिजीज ही कहा गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 1 पर आया हुआ है सामान्य अध्ययन के सेकंड यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। कोलंबो क्लियर्स अराइवल ऑफ चाइनीज वेसल। दोस्तों, कोलंबो ने अनुमति दे दी, चीनी पोत के आगमन को मंजूरी दे दी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच विवाद और कूटनीतिक खींचतान के बीच श्रीलंका ने घोषणा कर दी है कि विवादित चीनी पोत युआन वांग 5 को द्वीप के सबसे दक्षिणी बंदरगाह चीन द्वारा संचालित हम्बन टोटा पर डाक करने की अनुमति श्रीलंका ने दे दी है। हालांकि भारत के दबाव की वजह से श्रीलंका ने इसको मना कर दिया था, लेकिन बाद में श्रीलंका का यही कहना है वहां की रिपोर्ट के आधार पर कि भारत और अमेरिका ने ठोस कारण नहीं दिए, जिसकी वजह से श्रीलंका ने चीन को यह अनुमति फिर से दे दी है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कड़ी चिंता जताए जाने के बाद श्रीलंका ने चीनी जहाज को हम्बन टोटा आने की योजना के कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था, लेकिन फिर से यह देना भारत के लिए कहीं न कहीं यह चिंता का विषय है। तो भारत को आशंका है कि चीन इस पोर्ट का इस्तेमाल सामरिक गतिविधियों के लिए कर सकता है। चीनी पोत जुटा सकता है भारत से जुड़ी गोपनीय जानकारियां। चीन का यह जासूसी पोत युआन वांग 5 पोत बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइटों को ट्रैक करता है। भारत ने श्रीलंका के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि जहाज पर लगे ट्रैकिंग सिस्टम इस क्षेत्र में भारतीय अवसंरचनाओं के तटीय बनावट की जानकारी जुटा सकते हैं। इसका इस्तेमाल चीन की सैन्य पनडुब्बियों व पोतों के लिए भी किया जा सकता है। चीन पोत को हम्बन टोटा में रुकने की इजाजत देने के मसले पर चीन में भी पक्ष विपक्ष में तकरार जारी है। विपक्ष ने सरकार पर इस मुद्दे को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम्बन टोटा रणनीतिक रूप से संवेदनशील जगह है। बंदरगाह को बड़े पैमाने पर चीनी ऋण से विकसित किया गया है। दोस्तों, भारत को यह चिंता तब से है जब हम्बन टोटा, यानी हम्बन टोटा कहां है, यहां पर है और इसको चीन ने 99 साल की लीज पर ले लिया है और यह हम्बन टोटा 1.5 अरब डॉलर का हम्बन टोटा पोर्ट एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग मार्ग के पास है और श्रीलंका के लिए चीन सबसे बड़े कर्जदाता देशों में से एक है। तो चीन ने श्रीलंका में भारत की मौजूदगी कम करने के लिए रोड, रेल, एयरपोर्ट में भारी निवेश किया है। श्रीलंका अभी भी आर्थिक संकट में फंसा है। वह चीन से 4 अरब डॉलर की मदद चाह रहा है। इस बाबत दोनों देशों के बीच वार्ता भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं यह अनुमति देने के पीछे श्रीलंका चीन से और कर्ज लेना चाहता है और श्रीलंका को यह नहीं पता है कि चीन धीरे धीरे श्रीलंका पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा और इस तरह से उसकी जो ऋण देने वाली जो नीति है, अभी लाओस झेल रहा है, यूरोप के कई देश झेल रहे हैं, तो ये छोटे छोटे देशों को कर्ज दे करके अपने जाल में फंसा लेता है। तो यह कर्ज कूटनीति भी कहा जा सकता है, इसको डेब्ट पॉलिसी कहा जा सकता है और इस तरह से चीन की यह कुटिल कूटनीति पूरी तरह से सफल मानी जा रही है। यानी हिंद महासागर चूंकि ट्रांसपोर्टेशन हब है, वैज्ञानिक सोच से जुड़े कई देशों के पोत श्रीलंका में ईंधन भरवाने जाते हैं, इसमें चीन भी शामिल है। तो यही चीन का कहना था और इस बात को कहते हुए चीन ने श्रीलंका से अपनी बात को मनवा लिया है। हालांकि यह भारत के लिए कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है, फिर भी श्रीलंका ने यही कहा कि भारत और अमेरिका ने ठोस कोई कारण नहीं दिया, यही कारण है कि हम लोगों ने हम्बन टोटा आने की अनुमति दे दी। अब यही देखना है कि श्रीलंका भारत और चीन इन दोनों देशों से कैसे सामंजस्य स्थापित करता है। हालांकि श्रीलंका एक संप्रभु राष्ट्र है, श्रीलंका के पास अधिकार है कि वह दूसरे देशों के साथ संबंध विकसित करे या ना करे। अब यहां पर देखना है कि श्रीलंका किस प्रकार भारत के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, किस प्रकार चीन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।
जबकि श्रीलंका इससे पहले इस पोत के लिए मंजूरी दिया था, लेकिन भारत अपनी बातों को मनवाते हुए यह कहा था। तो इस तरह से चीन जो है इस तरह भारत का काफी इस मुद्दे पर विरोध किया, लेकिन भारत ने इन चीन के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, क्योंकि भारत ने यह कहा है कि नई दिल्ली ने कोलंबो पर चीनी शोध पोत के हम्बनटोटा बंदरगाह की यात्रा को रोकने के लिए कभी भारत ने दबाव नहीं डाला। तो इस तरह से चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत की ओर इशारा करते हुए चूंकि कहा था कि कुछ देशों के लिए श्रीलंका पर दबाव बनाने के लिए तथाकथित सुरक्षा चिंताओं का हवाला देना पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन भारत ने इसको सिरे से नकार दिया। तो यह कह सकते हैं कि श्रीलंका ने चीन को यह जो मंजूरी दी है कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय है, और इस पर अमेरिका भी पूरी तरह से नजर रख रहा है, क्योंकि यह पोत से भारत के, क्योंकि यहां पर मानचित्र में आप देख सकते हैं कि कितना नजदीक है भारत के, तो यहां से यह पूरी जानकारी हासिल कर सकता है। और दोस्तों, चीन पूरी तरह से भारत को यह भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका पर पूरा अपना आधिपत्य चीन आने वाले दिनों में, वैसे ही वह आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर पूरी तरह से चीन का आधिपत्य स्थापित हो जाए। तो यह भारत के लिए चिंता का विषय है। अब आगे देखते हैं होता क्या है। अब बढ़ते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। जबरन वसूली की प्रथा के प्रसार के कारण डिजिटल ऋण क्षेत्र सुर्खियों में आ गया है। डिजिटल उधार पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर कदाचार को रोकने के लिए आरबीआई के नए डिजिटल ऋण नियमों पर चर्चा करें। तो दोस्तों, नई गाइडलाइन के बारे में हमने बताया, तो इस उत्तर को आप 3 भागों में तोड़ लीजिए, भूमिका, मध्य भाग और अंत में निष्कर्ष। तो निष्कर्षता हम यही कह सकते हैं, जो लोन लेने वाले लोगों पर जो अतिरिक्त दबाव पड़ता था और उनके ऊपर जबरन वसूली, इन सब पर रोक लगेगा। और यह आरबीआई की गाइडलाइन जो लोन लेने वाले लोगों के लिए यह कह सकते हैं कि लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो भूमिका में आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आरबीआई की गाइडलाइन जारी की गई उसको लिखते हुए आपको आना है मध्य भाग में, और मध्य भाग में बताना है कि इससे पहले क्या था, किस प्रकार जो है यह ग्राहकों को यह जबरन परेशान करते थे, डिजिटल ऋण देने वाली जो कंपनियां हुआ करती थी, इनके बारे में। तो यह आरबीआई ने जो नई गाइडलाइन जारी की, इसके क्या आवश्यकता थी इसको बताइए, और फिर जो है गाइडलाइन में क्या महत्वपूर्ण नए नियम जोड़े गए हैं यहां पर इसको आपको बताना है, और अंत में फिर निष्कर्ष पर पहुंचना है। और इस तरह से दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर यात्री नाम रिकॉर्ड की जानकारी चाहने वाले सीमा शुल्क के पक्ष और विपक्ष में क्या है, प्रक्रिया कैसे काम करेगी, इसको 10 अंकों में आपको 150 शब्दों में बताना है। तो दोस्तों, इसको भी आपको 3 भागों में तोड़ना है, भूमिका, मध्य भाग और निष्कर्ष। तो भूमिका में आपको क्या बताना है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको जोड़ना है कि अंतरराष्ट्रीय यानी अभी वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियमन 2022 जारी किया गया है। और दोस्तों, यह इसलिए जारी किया गया है क्योंकि इससे जो है यह विमान कंपनियों को भारत आने वाले और भारत से जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को इसमें सूचना देनी होगी, और इस सूचना में यात्री का नाम, बिलिंग, भुगतान, टिकट जारी करने की तारीख के साथ पीएनआर टिकट पर यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम इसमें शामिल होंगे। तो इन सब बातों का जिक्र करते हुए मध्य भाग में आना है कि यह 2022 अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इस अधिसूचना में सरकार ने क्या क्या बिंदुओं पर चर्चा की है, और इसका उल्लंघन करने पर एयरलाइंस को किस प्रकार के दंड का प्रावधान है, और आगे का आपको इसमें निष्कर्ष में सकारात्मक लिखना है कि यह जो है बड़े बड़े जैसे कि लोग मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे आर्थिक अपराधी जो भाग जाते थे, उन पर नियंत्रण स्थापित करने में यह कारगर सिद्ध होगा। तो इस तरह से यह नया नियम नो डाउट निजता के अधिकार का भी यहाँ आपको मध्य भाग में थोड़ा सा चर्चा करना है, लेकिन अंत में आपको सकारात्मक निष्कर्ष लिखना है, क्योंकि सरकार के द्वारा यह पहल की गई है। तो इसको 150 शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।